स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सबकी सुबह अच्छी होगी, दिन भी अच्छा होगा और आज का दिन भी अच्छा होगा और होना भी चाहिए। इस वीक का लास्ट डे है और ये 6 चैप्टर भी है बीओ का। हम बात करेंगे इस चैप्टर को शुरू होने से पहले जो 5th चैप्टर तक 1 to 5th चैप्टर तक मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को समझ में भी आया होगा और अच्छी बात भी है, क्योंकि 1 to 3rd तक विदेशी व्यापार के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्रोसीजर चलता रहा। फिर विदेशी व्यापार के सौदेबाजी, क्रय विक्रय, हमने उसके बारे में पढ़ा। देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। कल जो हमने चैप्टर ख़त्म किया था, विदेशी व्यापार क्रय विक्रय हेतु जो सौदे किए जाते हैं उसके बारे में। और आज हम लोग नया जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही छोटा है, बस 10 मिनट का लगेगा। उसके बाद मैं अपनी न्यू वीडियो बनाऊंगा 7 चैप्टर की और कोशिश करता हूँ कि 7 चैप्टर मैं आज की डेट में, नहीं तो कल मैं कैसे भी संडे को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, फिर उसके बाद रिवीजन चलेगा जैसा भी है। ओके, चलिए यह स्टार्ट करते हैं। आयात व्यापार के सौदे की गतिविधि कौन कौन सी होती है। देखा होगा आपने कि जो सौदे किए जाते हैं आयात व्यापार के, वो हमेशा विदेशों से मंगाने वाले सामानों पे है ना। यानी सौदे कैसे करने हैं। अभी कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पुटअप किया कि जो सौदे होते हैं वो क्या एजेंट पर निर्धारित होता है। हाँ, अगर दो व्यापारियों के मध्य एजेंट आ जाए तो वहाँ पर एजेंट अपना प्रॉफिट निकालकर तब क्रेता को माल देता है विक्रेता से लेकर। यहाँ पर विदेशों से माल मंगाने का आयात करते हैं। आयात संकट के समय सहायक होता है, परंतु राष्ट्रीय उद्योगों को इससे हानि होती है। यानी जब संकटग्रस्त हो जाता है तो आयात हम लोग करते हैं, तो राष्ट्रीय जो उद्योग होते हैं उसको हानि क्यों होती है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्यों हानि होती है। क्योंकि हानि इसलिए होती है कि जो पूर्ण निर्यात होता है, जो हमने पूर्ति की है माल की, आयात की, और वो आयात की पूर्ति होने के बीच में ही कहीं संकटकालीन स्थिति आ जाए किसी राष्ट्र में, तो वो माल आपका बेकार हो सकता है। जैसे कि आपने किसी राज्य में माल भेजा और वहाँ पर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई, तो क्या वहाँ की सरकार आपका माल रिसीव करेगी या आपातकालीन स्थिति को सुदृढ़ करेगी, है ना। तो वही बात कह रहा है कि विदेशी व्यापार में आयात व्यापार का विशेष महत्व है। स्वदेश की आवश्यकता पूर्ति अथवा पुनः निर्यात हेतु अन्य देशों से माल मंगवाने की क्रिया को आयात कहते हैं। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुएं स्वयं ही उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है, परंतु इस प्रयत्न से प्राय सभी असफल रहते हैं। या तो देश के कुछ वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, या उन वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण तो देश से होता है, किंतु देश की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति देशी उत्पादन द्वारा नहीं हो पाती। यही कारण है कि प्रत्येक देश को कुछ न कुछ माल अवश्य ही अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। जी हाँ, लास्ट एक टॉपिक में बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया कि सर यदि कोई देश किसी अन्य देश से व्यापार ना करे तो क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने कहा था, उसका उत्तर मैंने दिया, मुझे उम्मीद भी होगी वो संतुष्ट भी हुआ होगा बच्चा, कि ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। अगर हमने 10 वस्तुएं बनानी हैं, 10 में से 9 वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हो गई, एक वस्तु वो भी
हमारी नागरिकों के लिए आवश्यक है, तो हम उसकी पूर्ति करने के लिए अन्य देशों से सहायता मांगते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी देशों के पास वही आवश्यक वस्तु हो। नहीं, हमें अपने नागरिकों, अपने देश की सुरक्षा करने हेतु अन्य देशों की भी मदद लेनी पड़ती है। ठीक है। आयात व्यापार के सौदे की गतिविधियां। विदेशों से किसी भी वस्तु का आयात किया जा सकता है, परंतु देश की सरकार द्वारा समय समय पर आयात नीति की घोषणा की जाती है। यानी कि जो देश की सरकार है, तो समय समय पर हमने आयात की नीतियां कौन कौन सी है उसकी घोषणा की। अतः किसी वस्तु का आयात करने से पूर्व आयात नीति का भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए। विदेशों से माल का आयात कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था कर सकती है। इस संबंध में सामान्यतः निम्नलिखित गतिविधियों का पालन करना आवश्यक होता है। आयात अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति, यानी कि आप भी हो, सरकार की मैं बात ना करूं, सरकार तो चलिए ठीक है, सरकार एक दूसरी सरकार से टाई अप कर रही है, सौदेबाजी कर रही है, लेकिन अगर हम अपना व्यापार किसी अन्य देश की व्यक्ति से करते हैं तो यहाँ पे हमें एक पत्र लिखना पड़ता है जो सरकार को दिया जाता है। ठीक है। आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत 1947 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का आयात करने के पूर्व एक वैध आयात अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना अति आवश्यक है। यह अनुज्ञा पत्र सरकार द्वारा 3 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जारी किए जाते हैं। केवल अत्यंत आवश्यक वस्तु का आयात करने के लिए। ये नहीं कि आपने पेंसिल, रबड़, गाड़ी, मोटर मंगा ली, नहीं। अगर कोई इमरजेंसी, यानी कि आपको 4 व्हीलर चाहिए विदेश से, आपने अमेरिका से, चाइना से, जापान से मंगा ली, तो उसका आयात करने के लिए हमें अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति आवश्यक है। विदेशी विनियोग का सदुपयोग करने के लिए, देशी उद्योग का संरक्षण प्राप्त करने के लिए आयात निर्यात की अनुमति प्रदान करने का कार्य वाणिज्य मंत्रालय के अधीन होता है। जो व्यक्ति माल आयात करना चाहता है उसे एक प्रार्थना पत्र आयात निर्यात नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय में देना होता है। हमारे देश में इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। आपको जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मंत्रालय है ना, विदेशी व्यापार मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसका जो है संस्था वो कहाँ है, उसका कार्यालय नई दिल्ली में। इसी के सहायक कार्यालय देश के मुख्य बंदरगाह वाले नगरों में भी स्थापित कर दिए जाते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जाती है, यानी हमें विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना अति आवश्यक होता है। आगे जो हो जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा की व्यवस्था होती है हेतु आवेदन करना पड़ता है। आयात की गई वस्तु के मूल्य का भुगतान उस देश की मुद्रा में ही करना होता आवश्यक होता है। यानी कह रहा है कि जो भी वस्तु का विनिमय मुद्रा में निश्चित किया जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। स्टॉक एक आपको पता होगा, स्टॉक एक एक्सचेंज यानी स्कंद मुद्रा है ना, यानी ये भी विदेशी मुद्राओं के आधार पर ये निर्गमित करती है भारतीय रिजर्व बैंक और दूसरे विदेशी बैंकों से। आदेश अथवा इंडेंट भेजना, मैंने कल बताया था, आदेश अथवा इंडेंट एक ही चीज़ है। इंडेंट क्या होता है, यानी हम लोग आदेश देते हैं। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो जाने के उपरांत माल मंगाने के लिए विदेशी ऑर्डर या इंडेंट तैयार किया जाता है। यदि आयातक के द्वारा ऐसे माल के आयात का अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया गया है जो किसी एक व्यापारी के ही पास हो जाएगा तो सीधे उस व्यापारी के पास आदेश भेजना होता है। यदि माल ऐसा है जो किसी एक व्यापारी से प्राप्त ना होकर कई व्यापारियों से प्राप्त होता है, ऐसे माल के आयात हेतु निर्यात अभिकर्ता की सेवाओं की आवश्यकता होती है तथा इंडेंट इसके पास ही भेजा जाता है और इंडेंट में समस्त निर्देशों का स्पष्ट उल्लेख कर देना उचित रहता है जिसके बाद में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न ना हो। यानी हमने आदेश दे दिया और आदेश में ये निश्चित कर दिया कि जो भी हम आदेश व्यापारी को दे रहे हैं या भेज रहे हैं उसी के आधार पर वो माल का निर्गमित कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर निर्यात प्रतिनिधित्व यानी एजेंट की बात देखो, ए और सी के बीच में बी आ गया यानी एजेंट। निर्यात प्रतिनिधि को इंडेंट प्राप्त होते ही उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार माल एकत्रित करता है। निर्यात अभिकर्ता को चाहिए कि इंडेंट में दिए गए निर्देशों को अच्छे से पालन करे, यानी
जो बीच का बिचौलिया होता है वो पालन कभी नहीं करता, सिर्फ नाम की बातें होती है, पालन करता है। ये अपने प्रॉफिट, अपने मुनाफे के लिए गतिविधियां, जो व्यापार की गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है। जैसे कि सरकार ने एक निश्चित राशि तय की गेहूं की, है ना, 1960 रुपये। अब ये 1960 रुपये एक निश्चित राशि तय की गई, किसान से कम दामों में लिया जाता है, लेकिन जो है कौन लेता है? एजेंट। व्यापारी क्या करता है? इनको अधिक माल में बेचता है। तो मुनाफा कौन कमा रहा है? बिचौलिया कमा रहा है। ठीक है। पर लेखों की प्राप्ति, बैंक से सूचना प्राप्त होने पर विदेशी विपत्र का भुगतान करके अथवा स्वीकार करके आयातकर्ता प्रलेखों का बैंक से प्राप्त कर लेगा। निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति होती है। कैसे? जो आदेश होते हैं उनकी नियुक्ति, आदेशक जो होता है उनकी नियुक्ति की जाती है, यानी किसी भी जहाजी कंपनी से छुड़ाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति करना होता है। आगे सुपुर्दगी के लिए पहचान करना। सुपुर्दगी, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा कि सुपुर्दगी के लिए पहचान करना क्यों आवश्यक होता है, यानी एक ये प्रश्न हो गया, सुपुर्दगी के लिए पहचान करना क्यों आवश्यक होता है। यानी आयातकर्ता से समस्त प्रलेख प्राप्त कर लेने पर निकासी प्रतिनिधि जहाजी बिल्टी लेकर जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाता है। वहां जाकर यदि जहाजी भाड़े का भुगतान निर्यातक के द्वारा नहीं किया गया है तो भाड़े का भुगतान करता है तथा बिल्टी पर माल प्राप्त करने के लिए कार्यालय अधिकारी से अपने पक्ष में बेचान करा लेता है, जिससे बाद में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। 8वां पॉइंट, आयातक का भुगतान, यानी जहाजी बिल्टी का अपने पक्ष में बेचान प्राप्त कर निकासी अभिकर्ता आयात कर भुगतान करने के लिए विदेशी चुंगी घर हाउस जाता है, यानी क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, विदेश मंत्रालय। वहाँ से क्या करता है? बिल प्राप्त करता है, क्योंकि हर देश में दूसरे देश का क्या होता है? विदेश मंत्रालय बना होता है। वहीं से गतिविधियां, यानी विदेशी व्यापार की गतिविधियों में सहमति उत्पन्न होती है। और माल की किस्म, मूल्य, निर्यातकर्ता का नाम एवं पता, आयातकर्ता का नाम एवं पता आदि लिखा जाता है। इसमें यह भी लिखा जाता है कि माल किस प्रकार का है, माल पर आयात कर किस प्रकार लगाया जाएगा। कुछ माल कर मुक्त, कुछ कर दे, कुछ तटीय होते हैं, यानी कुछ माल कर मुक्त भी होते हैं, कर दिया भी जाता है। ठीक है। इन सभी का ध्यान रखने के माध्यम से जो अधिकारी होते हैं उस बिल की प्राप्ति कर अपने पास रख लेते हैं। इसमें 2 प्रतियां निकासी प्रतिनिधि को वापस कर देते हैं यदि माल के विवरण में सत्यता में चुंगी घर के अधिकारियों को संदेह होता है तो वह माल को खुला कर देख सकता है। चुंगी घर मतलब यानी कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है। कस्टम ऑफिसर की बात मैं कर रहा हूँ। कस्टम ऑफिसर यानी कस्टम ऑफिसर जो है हर देश, हर राज्य के जिलों में होता है, बॉर्डर पर होता है। वो जैसे ही माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भी आता है और एक देश से दूसरे देश में भी आता है, शिप से आएगा या फिर हवाई जहाज़ से आएगा, तो वहाँ पर जो कस्टम ऑफिसर होते हैं उस माल की लिस्ट चेक करते हैं। अगर उनको संदेह होता है कि माल में कुछ गड़बड़ है तो वो खुला कर भी चेक करा सकते हैं। या नेक्स्ट, दृष्टि बिल, ध्यान रखना, ये दृष्टि आंख वाली नहीं। कभी कभी निकासी प्रतिनिधि को माल का विवरण ज्ञात नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में उसे एक अन्य प्रपत्र जिसे दृष्टि बिल कहते हैं भरना पड़ता है। इस बिल के द्वारा वह इस बात की घोषणा करता है कि बिल में लिखी समस्त बातें उसकी जानकारी में सत्य हैं। यानी वही दृष्टि बिल, यानी कि दृष्टि बिल का मतलब कह रहा है कि जो भी कोई बातें होती हैं, विवरण होता है, मैंने बोला कि मेरे समक्ष इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है, विवरण दिया गया है जो कि सत्य है। यदि वो विवरण आगे चलकर गलत हो जाए तो इसके जिम्मेदार मैं रहूँगा। डाक का भुगतान कैसे किया जाता है? आयात कर का भुगतान करने के पश्चात निकासी प्रतिनिधि डाक अधिकारियों के कार्यालय में जाता है, जहां वह डाक चालान की 2 प्रतियां भरता है। मैंने देखो, जहाजी बिल्टी और डॉक चालान दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ज़्यादा। यानी कि एक व्यापारी जब अपना माल जहाज बंदरगाह तक ले जाता है
और जहाज़ के कप्तान को दिया जाता है जहाजी बिल्टी। और डॉक वेव का भुगतान यानी जो बंदरगाह होता है उसका हमें जो खर्च होते हैं लादने ले जाने में भी उसकी 2 प्रतियां दी जाती है। एक प्रतियां जो है अधिकारी को, ठीक है, डाक अधिकारी को जो डॉक यार्ड होता है, और एक कप्तान के प्रतिनिधित्व को, उसी को हम क्या कहते हैं, डॉक यार्ड का भुगतान करना होता है। माल की सुपुर्दगी लेना कैसे आवश्यक होता है, यानी जो माल की हम लोग सुपुर्दगी, मैं समझा देता हूँ, इतना लंबा प्रोसीजर है। जो माल की सुपुर्दगी होती है यानी बंदरगाह से आपने माल लिया, माल की जांच हो गई, जांच कराकर उसको सुपुर्दगी यानी लिस्ट जो आपने ले ली, यानी एक डाटा ले लिया, और मान के चलो 50 माल की एक लिस्ट है, और आपने इस माल को बंदरगाह या कस्टम डिपार्टमेंट ऑफिसर को दिखाया, कस्टम अधिकारी को दिखाया, चुंगी घर अधिकारी, है ना, ध्यान से सुनिएगा, चुंगी घर अधिकारी को यानी कस्टम ऑफिसर को आपने दिया, और 50 से अधिक माल निकला, उसका वेट भी ज़्यादा हुआ, तो इसकी जांच करेगा, और जांच करने पर अगर कुछ भी संदेह होता है तो वो माल को खुलाकर भी देख सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर उस माल को अपने समस्त कर सकता है। और जब तक उस माल को नहीं छुड़ाया जाता तब तक वो उस पर सुपुर्दगी लेनी आवश्यक होती है। और जैसे ही वो माल किसी व्यापारी के माध्यम से छुड़ाया जाता है तो वो डॉक यार्ड चालान निर्गमित करता है। आगे सुपुर्दगी आज्ञा पत्र। हाँ, एक चीज़ क्वेश्चन हो गया कि सुपुर्दगी आज्ञा पत्र क्या है, और इससे जो माल की सुपुर्दगी लेना क्यों आवश्यक होता है। प्रश्न उठता है कि माल की सुपुर्दगी लेना क्यों आवश्यक है, और सुपुर्दगी आज्ञा पत्र, डिलीवरी ऑर्डर जिसको कहते हैं, है ना, ले जाना और ले जाना। बस ध्यान से सुनिए, डिलीवरी ऑर्डर यानी जब आयातकर्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सुपुर्दगी लेने के पूर्व ही माल को बेच दे। इस दशा में वह डाक अधिकारियों को माल की सुपुर्दगी लेने का आज्ञा पत्र देता है। इस आज्ञा पत्र के द्वारा डाक अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि आज्ञा पत्र में उल्लिखित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के माल दे दिया जाए। यदि माल कई व्यक्तियों को बेचा गया है तथा प्रत्येक क्रेता की सुपुर्दगी का आज्ञा पत्र दिया है तो जहाजी बिल्टी पर समस्त क्रेताओं के पक्ष में लेखा कर दिया जाता है। यानी सुपुर्दगी आज्ञा पत्र जो भी आपका लेन देन होता है, आज्ञा जो दी जाती है, डिलीवरी जो दी जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हमें पत्र देना पड़ता है कि क्या जो इस पत्र में विवरण दिया गया है सही है अथवा नहीं है। प्रमाणित गोदाम का उपयोग, यानी जो प्रमाणित हमें सरकारी ही प्राइवेट सी संस्था के जो गोदाम है हमें उसका प्रयोग करना आवश्यक है। पता चला हमने जो है डाक वारंट, जिसको हम डॉक वारंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डॉक वारंट एक शब्द होगा इसमें कहीं, या डॉक वारंट कहते हैं, यानी हमने एक वारंट प्राप्त किया और उस माल को बंदरगाह से उतार के क्या कर दिया, गोदाम में रख दिया, और गोदाम में अगर आग लग जाए तो यानी ये बीमा होता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक वारंट कहते हैं। डॉक यार्ड से हम लोग वारंट निर्गमित करते हैं और लेकर हम लोग गोदाम में रख देते हैं। थर्ड पॉइंट, माल को क्रेता के पास भेजना। माल हमने विक्रय यानी एजेंट ने क्या किया, बंदरगाह से माल लिया, ठीक है, कप्तान को रसीद दी, कप्तान ने भी एक रसीद दे दी, मैच हुआ, दोनों माल सही है। अब एजेंट क्या करेगा, उस माल को अपने माध्यम से क्रेता के पास भेजेगा, ठीक है। अब वो किसी भी चीज़ से भेजे, रजिस्ट्री द्वारा भेजे, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजे, किसी भी माध्यम से भेजे। अब ये देखिए, ये एजेंट का वर्क हो गया। अब यहाँ पे रेलवे अथवा ट्रांसपोर्ट से माल छुड़ाना, यानी जब रेल अपना माल जो है स्टेशन पे लाती है तो उसको छुड़ाने के लिए हमें एक पत्र देना पड़ता है, रसीद, जिसको हम बिल्टी कहते हैं, जहाजी बिल्टी या रेलवे बिल्टी, पीछे पढ़ा होगा आरआर, रेलवे रिजर्व, ठीक है, रेलवे बिल्टी। हमें रेलवे बिल्टी यानी सुपुर्दगी जो पत्र होता है हमें रेलवे के अधिकारी को देना पड़ता है। अगर वो जहाज़ से आ रहा है तो जहाज़ से, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। हम उस बिल्टी को दिखाकर तब अपना माल छुड़ाते हैं। आगे आयात व्यापार में उपयोग किए जाने वाले प्रलेख कौन कौन से होते हैं, इंडेंट, जहाजी बिल्टी, बीमा, निर्यात बीजक, बंधक पत्र, प्रवेश बिल, दर्शनी बिल, विदेशी विनिमय, डॉक चालान, डॉक वारंट, सुपुर्दगी
आदेश, रेल अथवा मोटर रसीद। ये इतने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें, इसको आपको उतारना है। आयात व्यापार में उपयोग किए जाने वाले प्रलेख कौन कौन से होते हैं। ओके, आज ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसकी मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा और इसके जो कुछ टॉपिक हैं जिस पे सिर्फ मैं पेन से टिक कर रहा हूँ बेटा, बस आप लोगों को वही करना है। ठीक है, थैंक यू।